इसमें बहुत awkward हो जाता है कि अब करो क्या. इनफैक्ट आई started this and for the longest time, like for 1 year, I used to not look in the camera. अच्छा. मैं वीडियो बनाता था साइड में देख के, क्योंकि मेरे से कैमरा में देख के बनते ही नहीं है. Okay, by the way, there was very good insight, interesting thing, which I feel like connects us even better. That is, I'm also a teetotaler. I've never drank in my life. And it's the same thing, right? And when you said in one of your episodes that you don't drink, but you enjoy company of people who drink, right? So what was it about? Why do you feel so? नहीं यार, मेरा क्या है कि मैंने भी बचपन से कभी पिया नहीं है, राइट. एंड उसका रीज़न कुछ और नहीं है. मैं तो पंजू फैमिली से हूँ. Okay. Everyone drinks. There's a big bottle displayed here. And my dad drinks, his brothers drink, my cousins drink, right? So it's a normal Panju setup. It's not considered something you're not supposed to do. But मैं जब IIT गया, तब मेरे जो फ्रेंड्स थे, they were also not big into drinking. So मेरे को ये लगता है मोस्टली लोग पहली बार ड्रिंक करते हैं जब वो घर से बाहर निकलते हैं कॉलेज के टाइम, और हॉस्टल में जाते हैं तो हॉस्टल में एक कल्चर होता है, एंड वहाँ से लोग पिकअप कर लेते हैं इस हैबिट को. बट बिकॉज मैं घर पे ही रहता था और मेरे दोस्त थे नहीं इसमें, तो मैं कभी पढ़ा ही नहीं इसमें. बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मेरा सबसे बड़ा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अभी तक बीरा है. एंड आई हैव बीन इन्वेस्टेड इन बीरा सिंस 2017, so 5 साल हो गए. एंड आई हैव इन्वेस्टेड इन मल्टीपल राउंड्स विद अंकुर. एंड मेरे को जनरली ये लगता है कि कोई भी हैबिट फॉर्मिंग चीज़ है ना, उसमें बहुत अच्छा बिजनेस बन जाता है. तो इफ पीपल गेट यूज्ड टू ड्रिंकिंग अ सर्टेन ब्रांड ऑफ थिंग, एंड ये तो हैबिट फॉर्मिंग है, तो अच्छा, इट्स अ गुड बिजनेस टू बी इन, राइट. सो इवन शार्क टैंक में इनर कैन जो इन्वेस्टमेंट थी, मैं उसको लेके इसलिए एक्साइटेड था कि मेरे को लग रहा था कि ये तो हैबिट बन सकता है. एक बार टेस्ट डेवलप हो गया, देन पीपल वुड नॉट वांट टू लीव इट. द अदर थिंग इज कि शाम को तुम बुलाओ, कोई पी पिला के कुछ हरकत ही करेगा. तुम तो अपनी सेंसेस में हो, राइट. सो यू गेट टू नो कि क्या बोला, क्यों बोला, राइट. वो तो सुबह तक भूल जाएगा, उसको तो याद भी नहीं है. तो यू कैन ऑलवेज हैव फन एट अदर्स एक्सपेंस. That's there, In fact, recently I went to a wedding and all my friends, they were like hardcore drunk, right? And next morning they're asking कि राज, यार हमने क्या किया? मैंने वो मेरे साथ ही रहेगा. Like it gives you power to A, enjoy, B, you can blackmail any of your friends at any time. But so I had a question, because I travel a lot, and because of my speaking career, and because at the early age of my life I was speaking at UN for India. And for that I used to travel a lot to Europe, and वहाँ पे सब लोग, everybody drinks, right? So I used to feel that I'm left out. And when I came here, I started meeting couple of entrepreneurs, and they said कि यार social drinking तो start कर ले. Don't you feel कि people who don't drink, कि अगर तुम नहीं पीते हो तो तुम मिस आउट करते हो, तुम्हारी networking opportunities खत्म हो जाती है? ये मुझे बहुत लगता है ऐसा. यार मैं भी यूरोप में 1 साल रहा था. आई वाज इन फ्रांस, एंड फ्रांस में तो क्या है कि वाइन बहुत ही नॉर्मल चीज़ है. इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, बट फ्रांस में आप आई थिंक 10 या 12 साल की एज से इवन ड्यूरिंग लंच यू कैन स्टार्ट हैविंग टेबल वाइन. तो मतलब 10-12 साल के बच्चे भी टेबल वाइन पी लेते हैं, जिसमें अल्कोहल कंटेंट थोड़ा कम होता है. बट एक बार ही होता है ना, नहीं लगी आदत तो नहीं लगी, फिर नहीं फर्क पड़ता यार कि आसपास क्या हो रहा है, राइट. एंड यार बहुत सारी पार्टी में जाओ, लोगों को लगता है कि यार तुम ग्लास लेके नहीं खड़े हो, या तो कई बार लोग बोलते हैं कि सोशली तो पी ले, वाइन तो पी ले, या इसमें तो अल्कोहल होता ही नहीं है, ये तो मतलब कोक की तरह है. बट नहीं पीनी तो नहीं पीनी यार. एंड आई डोंट फील ऑकवर्ड एट ऑल, राइट. आई कैन. सो यू डोंट फील नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी कभी मिस हुआ, किसी से नेटवर्क नहीं हो पाया, या दिस टाइम यू डू हाउस पार्टीज, फ्रेंड्स, तो तुम कुछ नहीं कर सकते, बात नहीं? नहीं, आप मेरे घर आओ, आपको जितनी पीनी है मैं पिला दूंगा. तो ऐसा नहीं है कि मेरा कोई मॉरल व्यू है टू ड्रिंकिंग. इट्स जस्ट दैट आई डोंट ड्रिंक, राइट. एज सिंपल एज दैट. मेक सेंस. आई हैड दिस थिंग, मेरे को बहुत लगता था कि ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं. कभी हो सकता है कि मेरे को लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलेगी, मेरे दोस्त कम बनेंगे, एंड देयर आर सर्टेन. सो व्हेन यू कम फ्रॉम tier 2, राइट, सो आई एम फ्रॉम इंदौर, एंड टिल 12th आई वाज नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश प्रॉपर्ली, बिकॉज ऑब्वियसली नोबडी इन माई फैमिली स्पीक्स इंग्लिश. किसी को नहीं आती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो मुझे हमेशा ऐसा था कि थोड़ा कूल फैक्टर होना चाहिए. एंड फिर मैं ड्रिंक भी नहीं करता, स्मोक नहीं करता, हुक्का शीशा नथिंग, एंड आई एम लाइक कि भाई मेरा कूल फैक्टर कैसे आएगा? सो दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन वाज देयर. Coming to this point, you were always studious, or were you always this cool? नहीं यार, मैं तो हमेशा से पढ़ाकू था. Okay. तो 5th क्लास तक के बाद का याद है, उसके पहले का मेरे को इतना याद नहीं है. बट 5th क्लास में is when I started coming in top 3 ranks in my class. And उसके बाद से मैं जनरली पढ़ाई को लेके सीरियस ही था, because if you come from a typical middle class family,
यू नॉट फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, तो तुमको होता है कि एजुकेशन इज योर पासपोर्ट टू सक्सेस, राइट. तो तुमको पता है कि ठीक है कुछ पढ़ोगे तो कुछ बन जाओगे. तो उस तरीके से मैं मेहनत करता रहता था. तो या आई वाज स्टूडियस थ्रू आउट, राइट. मतलब मेरे स्कूल में मेरी बहन भी सेम स्कूल में थी एंड शी हैड अ टफ टाइम बिकॉज ऑफ मी, राइट. बिकॉज my teachers would compare her with me, right? And it was always an unfair comparison for her. So I can understand. I've been through that. Yeah, she was 4 years younger to me, and like sometimes the teachers were shocked कि तुम अश्नीर की बहन हो, कैसे हो सकता है. I totally understand. I was like your sister because all my sisters are toppers, 94-95%. और मुझे तो घर में इनफैक्ट जोक करते थे like my relatives कि तुम्हारी बहन डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगी, तुम बनोगे क्या प्यून. तुम वहीं रह जाओगे. So my point was why I asked you this कि when you come from a middle class family, when you are totally studious and because you study a lot, because आपके माइंड में आता है कि तुम पढ़ लिख लोगे तो कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा करोगे, तुम्हारी नौकरी अच्छी लग जाएगी, राइट. How did that break and how did you then start and getting into entrepreneurial ventures? कि ये माइंडसेट भी तो होता है कि मेरा सेफ्टी स्टेबिलिटी उसमें मैं आगे बन जाऊंगा. इनफैक्ट यू वर डूइंग प्रीटी गुड इन योर जॉब एज वेल. नहीं, मैंने काफ़ी नौकरी की है यार. मैंने पहले 7 साल में कोटक में था इन द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग टीम. एंड इन फाइनेंस नो वन स्पेंड 7 years इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, राइट. सो आई वाज एन आउटलायर इन एनी केस कि 7 साल एक जगह रुका हुआ है. फिर मेरे को खुद ही लगने लग गया यार, या तो मैं अनएम्प्लॉयबल हूँ, राइट, या मेरे कोई रिस्क लेने की एबिलिटी नहीं है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ. तो मैं 7 साल के बाद जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट आई सेड कि चलो कुछ और करते हैं, कुछ और जगह काम करते हैं. देन आई जॉइंड एमेक्स. वहाँ पे मैंने 2 साल किया. बट एमेक्स में इंटरेस्टिंग क्या था कि मेरा काम था फिनटेक स्टार्टअप्स को मिलना. तो मैं जब मिलता था उन लोगों को तो मेरे को ये लगने लग गया यार ये लोग तो हैं हमारे जैसे ही, ठीक है. हाँ, इन्होंने अपना कंफर्ट जोन छोड़ के थोड़ा सा रिस्क लेने का एबिलिटी दिखाया. कैपेबिलिटी वाइज जितना मेरे में कैपेबिलिटी उतने में है उनमें भी है, बट हाँ रिस्क ज़्यादा लेने का एबिलिटी है. तो थोड़ा वहाँ से एक एंटरप्रेन्योरशिप का वो, मतलब मैं 100 से ज़्यादा फिनटेक फाउंडर्स को मिला हूँगा जब मैं एमेक्स में था. मेरा काम था फिनटेक कंपनी में इन्वेस्ट करना ऑन बिहाफ ऑफ एमेक्स. ओके. ओह, सो कोई स्पेसिफिक ऐसा, डू यू रिमेंबर एनी स्पेसिफिक फिनटेक फाउंडर व्हिच यू फेल्ट लाइक यार. नहीं, बहुत सारे हैं. अभी जैसे यू नो पाइन लैब्स के होते थे लोकवीर कपूर, राइट. आई रिलेटेड टू हिम अ लॉट. देन जितेंद्र गुप्ता थे फ्रॉम जुपिटर. फिर नितिन गुप्ता मेरा बैचमेट ही था. वो उस टाइम पेयू चला रहा था, राइट. आई पुट मनी विद क्या कहते हैं उपासना एंड बिपिन एट मोबीक्विक. विजय को मिला था मैं. विजय हैड कम टू पिच टू मी फॉर एमेक्स टू इन्वेस्ट इन पेटीएम, राइट. तो काफ़ी फिनटेक फाउंडर्स को मैं उस टाइम मिला. फ्लिपकार्ट की पूरी टीम को मिला था. तो काफ़ी लोग थे यार ऐसे जो लगता था. कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट यू रिमेंबर कि ऐसा यार इसको देख के लगा कि नाउ मेरा एंटरप्रेन्योर लाइक ये कर सकता है, ये बंदे में बहुत दम है, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ एंड आई वांट टू चेंज माय. नहीं यार, मैं नॉर्मली मैं विजय से बहुत इंप्रेस्ड रहता था. Okay. मतलब मैं विजय के साथ 3 घंटे उसके दफ्तर में बिताए, फिर आके उसने 2 घंटे हमारे दफ्तर में भी बिताए थे. बट मेरे को लगता था कि यार विजय में जो एनर्जी है ना वो अलग लेवल की है. मतलब वो दिखती थी कि जो पैशन है, जो एनर्जी है वो बहुत ही अलग लेवल की थी. इनफैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है, लोगों को पता नहीं है. विजय CFO, राइट, मधुर द्वारा यूज्ड टू बी सिटी बैंकर. तो ऐसे एक दिन मैं जब ग्रोफर्स में था, मैं उसके पास बैठा हुआ था बॉम्बे में, एंड मधुर मेरे को बोलता है चल सब कुछ छोड़, मेरे को एक बात बता कि अगर एक फाउंडर पे पैसे लगाने होंगे तो किस पे लगाएगा, ठीक है, अक्रॉस सेक्टर्स. एंड मैंने उसको बोला यार मैं विजय शेखर शर्मा पे लगा दूंगा. मैं तो उस टाइम भी एमेक्स के टाइम भी तैयार बैठा था, बट मेरी कंपनी को नहीं समझ आया था उस टाइम कि ये क्या बिजनेस कर रहा है, बट मेरे को इंटरेस्टिंग लगा था. इंसिडेंटली 2 महीने बाद उसने विजय को ज्वाइन कर लिया था एज CFO, राइट. सो देन आई रियलाइज्ड कि ये थोड़ा मेरे से बैकग्राउंड चेक कर रहा था कि किस पे पैसे लगे. तो yeah, that's one interesting thing that I recall. And then so this was your incident from Amex time, and what happened after Amex? Where did you go? So Amex में क्या हुआ? I put money in Series B of MobiKwik. Okay. That was my one major investment, and I was evaluating a lot many. फिर towards 2015 के early 2015 मेरा एक बैचमेट था अलबिंदर ढींसा फ्रॉम ग्रोफर्स. तो उसने ग्रोफर्स शुरू किया था, एंड मैं IIT के बाद उससे इतना मिला नहीं था, बट मेरे को पता था कि इसने कुछ चालू किया है. ही रीच्ड आउट टू मी सेइंग कि यार देख, मैं ना ग्रोफर्स को एज अ हाइपर लोकल लॉजिस्टिक्स कंपनी चला रहा था, मेरे को इसको ग्रोसरी कंपनी बनाना है. तो क्या तू मेरे साथ बैठ के डेक बनवा सकता है, बिजनेस प्लान बनवा सकता है अगर तेरे पास टाइम है तो. मैंने बोला आजा यार.
तो ग्रोफर्स का बिजनेस प्लान, डेक, स्ट्रैटेजी सब एमएक्स के दफ्तर में बनी है. तो 11 बजे के बाद वो में बैठ जाते थे और फिर 1-2 घंटा लगा के बनाते थे. तो ऐसी बात करते करते मैंने उसको वीसी से कनेक्ट किया, सिकोया और टाइगर से मिलके 10 मिलियन का राउंड हो गया. देन अलबिंदर सेठ कि भाई तू आ जा, ये पैसे मेरे को तो पता नहीं कि अकाउंट में डालने भी कैसे और यूज भी कैसे करने हैं. रेस तो हो गए बट अब टीम बनानी है एंड यू बीन इन्वॉल्व, तो तू आ जा. तब मेरे को लगा ठीक है, कभी ना कभी तो आपको जंप लेना था बिकॉज आप 100 फाउंडर से मिल चुके थे. तो मेरे को लगा ठीक है, इसको मैं आईटी से जानता हूँ तो व्हाई नॉट, तो शुरू करते हैं. तो दैट्स हाउ आई जंप्ड एंड जॉइंड ग्रोफर्स इन मार्च 2015. Oh, so the only reason was because you were involved and you trusted the founder. कि was there some other reason? Yeah. यार ये space interesting है, ये वैसा है, कुछ है. नहीं तो मेरे को ये था you'll have to take a plunge, right? It's not like अगर इतना ही well laid out path होता तो सभी कर रहे होते, right? मेरे को ये था कि ठीक है, मैं बिजनेस को स्क्रैच से देखा है, मतलब बिजनेस प्लान मेरे हाथ का बना हुआ है. अब तो एग्जीक्यूट करने की बात है ना. एंड पैसा भी रेज हो चुका है, राइट? तो इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा. थोड़ा लेके करके कूद जाते हैं. तो देन यू एंटर्ड ग्रोफर्स. फिर सो ग्रोफर, आई हैड अ क्वेश्चन फॉर ग्रोफर. बस उससे पहले एक चीज़ यू सेड एंड आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाई डिड यू से दिस. यू सेड कि यार फाइनेंस में कोई इतना लंबा टिकता नहीं है किसी में. 7-8 साल लोग एक में इतना लंबा कोई भी रहता नहीं है. लोग थोड़े थोड़े दिन चेंज करते हैं. क्यों ऐसा? लाइक इज दैट रीजन फॉर? आई थिंक कल्चरली है. सी फाइनेंस वाले लोग थोड़े मनी माइंडेड ज़्यादा होते हैं. और मनी माइंडेड लोगों को ये होता है कि हर दूसरे साल में जॉब चेंज कर लो, अपनी कंपनी तो कम इंक्रीमेंट देगी, बाहर वाला ज़्यादा दे देगा. हाँ, कि तुम वहाँ से आए तो वहाँ से आए हो तो मॉर्गन स्टैनली वाला वहाँ पे जाता है, मेरिल लिंच वाला कोटक में आता है. वो सब एक सर्कल चलता रहता है, राइट? एंड आई थिंक इट्स जस्ट दैट समटाइम्स पीपल फील कि दे विल गेट अ बेटर डील आउटसाइड than an increment internally, and that's why they keep changing, switching कि चलने दो. And but घूम फिर के सब इन्वेस्टमेंट बैंक्स वगैरह में आपको सेम ही लोग मिलेंगे. मतलब वो होमोजेनाइजेशन हो चुका है. Okay, so now when we're talking about grofers, right? Grofer is very consumer driven business, right? And now to I think they are trying to compete something on the 10-minute delivery and all of that as well, right? So what was that? I think I want to ask two things. First, what was that one thing which you realized कि इंडियन कस्टमर्स कैसे हैं और क्या है, क्यों ये ग्रो कर सकता है? What did you understand about Indian customers? Because at that time you were A, building a new category, B, you were building startup and startups were not cool. तो उसको पॉपुलर बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है उस टाइम पे. सो ऐसा क्या था which you felt कि इंडियन कस्टमर्स को हमने अगर ये कर दिया तो हमारा स्टार्टअप सक्सेस हो जाएगा? ये देखो, इंडियन कस्टमर तो ना सबसे क्या कहते हैं, स्पॉइल्ड कस्टमर है वर्ल्ड का. ठीक है, उसको सब कुछ सबसे सस्ता भी चाहिए, सबसे छोटे साइज में भी चाहिए और अभी चाहिए. ठीक है, एंड उसके बाद भी उसको डिस्काउंट चाहिए. तो यूएस में क्या है कि सेट मार्केट है कि आप बड़े शहर से थोड़ा ड्राइव बाहर करके चले जाओ तो आपको सस्ता मिल जाएगा माल. शहर के बीच में आओगे तो आपको महंगा मिलेगा. इंडिया में ना प्रॉब्लम है, एक कॉन्सेप्ट है एमआरपी का, मैक्सिमम रिटेल प्राइस. हर एक प्रोडक्ट पे एक एमआरपी छपा होना जरूरी है. आप उससे ज्यादा बेच नहीं सकते. वो अलग बात है, पीवीआर अपने पानी की बोतल पे 150 रुपये छपवा देगा और वो 150 रुपये से ऊपर नहीं बेच सकता. ठीक है, इंडिया के बाहर वो कॉन्सेप्ट नहीं है. आप सेम कोक का कैन लो, उस पर कोई एमआरपी नहीं होता. आप अपने रेस्टोरेंट में वो $5 का भी बेच सकते हो और हो सकता है आपको 25 सेंट का वॉलमार्ट पे मिल रहा हो. ठीक है, इंडिया में वो प्रॉब्लम है. सो एवरी प्रोडक्ट हैज एन एमआरपी, राइट? एंड दैट बिकम्स अ बिग कंस्ट्रेंट. तो इंडिया में सर्विस के लिए वैसे कोई पे करने को तैयार नहीं है. एमआरपी कैप्ड है, राइट? तो कोई भी कंज्यूमर साइड बिजनेस बनाना ना इंडिया में बहुत टफ चीज है. तो ग्रोफर्स में भी हमारे को ये था कि हम ऐसा क्या करें कि बंदा मार्केट ना जाए या बाजार ना जाए शाम को और इतना सुस्त हो जाए कि उसको लगे यार ठीक है, ये दाल आटा चावल ही तो मंगाना है और इसके लिए मैं मार्केट क्यों जा रहा हूँ. तो हम वी वांटेड टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम कि एक बोरिंग एक्टिविटी को करने के लिए आप बाहर मत जाओ. द बिगर चैलेंज इन इंडिया एज आई टोल्ड यू की साइज. इंडिया में क्या है कि आपके पेरेंट्स को हर रोज शाम को जाना है मार्केट तफरी मारने. ठीक है, हाँ, उनके लिए वो इट्स अ सोशल आउटिंग, राइट? यूएस में क्या है कि आपको वॉलमार्ट जाना है तो आप महीने में एक बार ही जाओगे, पूरा अपना गाड़ी का ट्रंक भर के ले आओगे और अपने बेसमेंट में डाल दोगे, फिर पूरा महीना खाते रहोगे. इंडिया में वो नहीं है. इंडिया में हर रोज ही जाओगे, सब्जी लेके आओगे. अब जब तुम हर रोज सब्जी लेने जा ही रहे हो तो तुम अंडा ब्रेड भी ले आओगे. जब अंडा ब्रेड ले आओगे फिर कोई बोलेगा जी आटा खत्म हो गया, दाल खत्म हो गया, तो वो भी ले आओगे, राइट? तो इंडिया में स्टॉकिंग का कल्चर नहीं है, राइट? एंड दैट्स व्हाई बिल्डिंग अ grocery business was double tough in India. And if you look at it, I don't think
people have really cracked grocery as a category. Yeah. And it's nothing against Grofers. I think Grofers has done in fact a much better job than most of the people. But घूम फिर के एक टाइम पे बहुत सारी ग्रोसरी की स्टार्टअप्स आ गई थी. एंड में बची ग्रोफर्स और बिग बास्केट. Yeah. और अब भी क्या हुआ, बिग बास्केट टाटा को बिक गई. ग्रोफर्स सीम टू बी गोइंग अंडर जोमेटो एज ब्लिंकिट. तो बहुत टफ कैटेगरी है. मेरे को जो एक कंपनी समझ आती है, एक ओकाडो करके है यूके में. Okay. दे आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल. They are hyper local deliveries. नो, दे आर नॉट हाइपर लोकल. दे आर लाइक, उनकी 2 वेयर हाउस हैं पूरे यूके में. और बड़े बड़े वेयर हाउस हैं. 140 मिलियन पाउंड का एक वेयर हाउस बनता है उनका, फुली ऑटोमेटेड. बट वहाँ पे भी यूके में भी स्टॉकिंग का कल्चर है. सो इफ यू ऑर्डर, वो एवरेज टिकट साइज 130 पाउंड होता है. 13,000 रुपये होता है. 13,000 रुपये पे आपका 30% मार्जिन होता है. ठीक है, तो आप 4-5 हज़ार रुपये तो पर ऑर्डर बना ही सकते हो पैसे. इंडिया में क्या है, मार्जिन है 15% और एवरेज टिकट साइज है 1200 रुपये. ठीक है, तो आपको 180 रुपये कमाने को है. अब 180 में आपको डिस्काउंट भी देना है, आपको वेयर हाउसिंग की कॉस्ट भी निकालनी है, आपको लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट भी निकालनी है, और आपको कस्टमर भी एक्वायर करना है, प्लस तो डिस्काउंट देना है. हाँ, वो तो डिस्काउंट तो पहले ही आ गया था. और उसके बाद लोग रिटर्न भी कर देंगे, बोलेंगे पसंद नहीं आया, ये पुराना है. तो उस कैटेगरी में ना पैसा बनाना बड़ा मुश्किल है. तो मेक सेंस. एक्चुअली दिस इज बहुत सही इंसाइट है ये कि ना यूएस में लोग प्लान और शेड्यूल करते हैं अपना विजिट टू वॉलमार्ट की संडे को जाएंगे या थर्ड वीक के वीकेंड पे जाएंगे, और तब जाके पूरी फैमिली जाती है, सब लेके आते हैं ट्रंक भर के. एंड इंडिया में ऐसा होता है कि आप टहलने जा रहे हो, एक काम करो, अंडा ब्रेड लेके आ जाना. दैट्स इट्स मोर ऑफ अ लीजर एक्टिविटी. एवरी नाइट दे हैव टू डू इट, राइट, एंड रादर देन दिस. पर इसमें ऐसा हाउ आर दे मेकिंग मनी, क्योंकि 25 रुपए की चीज़ मेरे को 5 मिनट में दे रहा है. दे आर नॉट. एक ही चीज पे आप पैसा बना सकते हो अगर आपका बास्केट साइज अच्छा है. नायका क्यों पैसा बनाता है? क्योंकि मैं ये बोलता हूँ कि कितनी छोटी चीज और कितनी हाई वैल्यू चीज आप डिलीवर कर सकते हो, उस पर पैसा बनता है. ठीक है, आप कोई भी फ्लिपकार्ट वगैरह भी देख लो, उनका पैसा मोबाइल फोन पे बनता है. बस इतना छोटा सा डब्बा आता है और उसको 20,000-30,000 रुपए में बेचोगे, आपका कुछ मार्जिन है उसमें. ठीक है, कॉस्मेटिक्स में बहुत मार्जिन है. वो तो इतनी छोटी सी कॉम्पैक्ट की डिब्बी भी 4-5 हज़ार रुपए की आ सकती है, तो उसमें पैसा बन सकता है. बट ये जो 10 मिनट 15 मिनट 7.5 मिनट, कोई पैसा नहीं बन सकता. हम लोग उस बात पे आ गए लेवरेज की, राइट. इन ऑर्डर टू बिल्ड अ बिगर बिजनेस यू नीड लेवरेज, राइट, कि तुम्हारे पास कुछ तो लेवरेज होना चाहिए. कहाँ पढ़ रहा था मैं, आई थिंक नवाल सेड समवन, somebody said it, कि either you need like a cost leverage or capital leverage or people leverage, कुछ तो leverage होना चाहिए. And you have built businesses, you have invested in a lot of businesses, right? How do you see कौन से ऐसे सबसे हार्डकोर leverages होते हैं जो you feel कि आज की कैटेगरी में या आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या वैल्यू रखते हैं, कि अगर किसी ने ये क्रैक कर लिया तो उसका बिजनेस बहुत अच्छे से स्केल हो सकता है? पर मैं इतना डिफाइंड तरीके से नहीं सोचता बिजनेस के बारे में. आई थिंक लोगों ने बहुत सारे, या लोगों को मैनेजमेंट फंडे देने में थोड़े मजे आते हैं तो लोग ये टर्म्स यूज कर लेते हैं. मेरे को तो एक सिंपल चीज समझ आती है, घूम फिर के सब बनियागिरी है. ठीक है, टिकट साइज इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. कि जितने भी इंटरनेट बिजनेसेस है ना, इट्स ऑल अबाउट कन्वीनियंस. कि आपको, आप जहाँ पे फोन लेके खड़े हो ना, वहाँ पे सर्विस आएगी, आपको नहीं जाना कहीं पे. ठीक है, चाहे वो ऊबर हो गई, चाहे बुक माई शो हो गया, ग्रोफर्स हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, वो अमेजोन हो गया, सब कुछ ये है कि मेरे पास चल के आए चीज़, राइट. तो जब आपके पास चीज़ चल के आ रही है, मतलब किसी और को डिलीवर करनी है, तो कॉस्ट ऑफ डिलीवरी हमेशा होगी बिजनेस में. और उसको कवर करने के लिए आपके पास टिकट साइज नहीं है, तो आप मार्जिन, कोई भी मार्जिन हो, आप कुछ नहीं कैसे कमाओगे. तो मेरे को लगता है जिस भी बिजनेस में अच्छा टिकट साइज है उसमें पैसा बनता है. अगर आप देखोगे Zerodha ब्रोकरेज बिजनेस है, राइट, बट टिकट साइज इतने अच्छे हैं कि पैसा बन जाता है. और कॉस्ट ऑफ डिलीवरी बिल्कुल लो है, बिकॉज आपने सब कुछ डिजिटली डिलीवर करना है. तो जो भी चीज़ डिजिटली डिलीवर करनी है इंडिया में, उसमें धंधा बन जाता है. फेसबुक, इंस्टाग्राम और बिग बिजनेसेस इन इंडिया, राइट, बिकॉज कंटेंट डिजिटली डिलीवर करना है, घर बंदा नहीं भेजना है आपके कोई पोस्टर पकड़ के कि भाई कॉस्ट ऑफ डिलीवरी इज वेरी लो. कॉस्ट ऑफ डिलीवरी इज लो, तो वहाँ पे आप एडवर्टाइजमेंट में पैसे कमा लेते हो. पर जहाँ पे आपको डिलीवर करना है, वहाँ पे तो टिकट साइज के बिना आप कुछ नहीं कर सकते. तो अब जैसे टॉकिंग अबाउट D2C बिजनेस, देन अब D2C में हर किसी को डिलीवर करना होता है, राइट. एंड D2C में अभी इतनी ज़्यादा लाइक फंडिंग्स है, पैसा भरे जा रहे हैं, लोग करते जा रहे हैं, एंड मोस्ट ऑफ द बिजनेस आर कमोडिटाइज्ड. वो ब्रांडिंग के दम पे ही अलग हो रहे हैं. लाइक इफ यू सी एनी मेजर प्लेयर, फॉर एग्जांपल सम शू गाय, 1000 लोग सेम शू दे रहे हैं, लेकिन वो कैटेगरी में अच्छा आता है. माइक्स हो गया, फोन्स हो गया, वट एवर, राइट. तो वो लोग, हाउ डू यू थिंक द D2C बिजनेसेस कैन मेक मनी, या हैव यू इन्वेस्टेड इन D2C बिजनेसेस? अभी शार्क टैंक से ही शुरू करें, उससे पहले थोड़े, उससे भी
थोड़े से पहले शुरू कर दिए थे. See, D2C businesses is a different approach of building an FMCG business. ठीक है. D2C में भी अगर आप कुछ businesses को छोड़ दें, जैसे बोट is a very good profitable business, तो उसमें मार्जिन हाई है. ठीक है. और एवरेज टिकट साइज भी मेरे ख्याल से 1500 से ऊपर ही होगा. ठीक है. तो अगर 1500 में मेरा 50-60% का मार्जिन है, तो मैं घर पहुंचा के भी, ठीक है, 100 रुपए की कॉस्ट लगेगी, मैं डिलीवरी को दे दूंगा, बट मेरे 500-600 रुपए पर प्रोडक्ट बच जाएंगे. ठीक है. जो बाकी बिजनेसेस है ना, मेरे को लगता है वो D2C इज अ वे ऑफ बिल्डिंग अ ब्रांड. कि मैंने दुकान पे जाके एक्सपीरियंस नहीं करा ब्रांड फॉर द फर्स्ट टाइम, या मैं एक आइल पे वॉक कर रहा था, फिर मेरे को दिख गया कुछ, मैंने उठाया नहीं. मैं स्क्रॉल कर रहा था अपना फीड, मेरे को कोई इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट की ऐड आ गई, मैंने मंगा लिया और मेरे घर आ गया और मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो मैं उसके रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मंगा लूंगा. तो फिर से टिकट साइज बढ़ गया, विच इज़ फाइन, तो मेरा पैसा बन जाएगा. या फिर मैं उसका इतना एक एविड यूज़र बन गया और वो इतना बड़ा ब्रांड बन गया कि वो ऑफलाइन भी रखने लग गए लोग. तो मैं जब ऑफलाइन गया, मैंने तब उठा लिया. ठीक है. तो मेरे को ये लगता है कि D2C इज अ डिफरेंट अप्रोच, जहाँ पे आपको प्रोडक्ट प्लेसमेंट इन रिटेल शॉप पे फोकस ना करके प्रोडक्ट प्लेसमेंट इन सोशल मीडिया फोकस करके आप ब्रांड बना सकते हो. इंटरेस्टिंग. कोई प्योर D2C ब्रांड इंडिया में बन पाएंगे एक्सेप्ट फॉर मे बी कॉस्मेटिक्स एज अ कैटेगरी, विच अगेन इज वेरी हाई ticket size and therefore justifies the CAC, profitable, cost of acquisition of a customer. मेरे को लगता है over time majority of business of a D2C brand would have to come from retail. So D2C is where you start, but a normal FMCG is what you become. Interesting take, and it's true, क्योंकि बहुत सारी जो D2C brands हैं, they are actually now killing it in offline space because they have been very profitable, very successful in capturing attention of user. Correct. So if I have to frame this in one line, do you mean to say that D2C is one way to acquire customer for your future offline purchases? Correct. See, D2C is मेरे लिए बहुत simple है. D2C is how you build a brand. If there is, it's a good testing of कि मेरा प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा नहीं चलेगा, बट इट्स नॉट द एंड गेम ऑफ मेकिंग मनी. इट्स अ स्टार्टिंग गेम. इट्स अ स्टार्टिंग गेम ऑफ मेकिंग मनी, राइट. पैसा आपका तभी बनेगा जब कस्टमर अपना एफर्ट जाके खुद दुकान पे जाके एक आपका प्रोडक्ट ढूंढ के उठा के अपने बास्केट में डालेगा. लव इट. अगर आप खुद अपना प्रोडक्ट अपने वेयर हाउस से डब्बे में डाल के उसके घर तक भेजते रहोगे, तो आपका ब्रांड बन जाएगा, पर बिजनेस नहीं बनेगा. इंटरेस्टिंग. पुश एंड पुल. कि अगर मार्केट से पुल आएगा तो ही आगे बने. ओके, नाउ दिस टेक्स मी टू द पॉइंट कि हाउ टू बिल्ड अ ब्रांड. आपके फंडे बड़े सीधे हैं, मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है. आई वांट टू अंडरस्टैंड इन सिंपल लैंग्वेज कि कैसे somebody can build a brand. Because now let's say D2C is easy. अब और D2C एक कैटेगरी जहाँ पे कमोडिटाइज बिजनेस को भी तुम एक्चुअली बड़ा बना सकते हो, नहीं तो बाकी ऑफलाइन में जाओगे, यू विल गेट स्लिट, कोई तुम्हें भाव नहीं देने वाला. तो हाउ कैन, व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स somebody should keep in mind in order to build a brand? यार सी, मैं तो इंडिया में स्पेसिफिकली प्रोडक्ट ब्रांडिंग एक अलग चीज़ है. मैं थोड़ा फिनटेक वर्ल्ड से आता हूँ, वहाँ पे थोड़ा ब्रांडिंग अलग चीज़ है, बिकॉज पैसे का मामला होता है. ट्रस्ट. तो ऑल फाइनेंस बिजनेसेस आर बिल्ट ऑन ट्रस्ट. कि मैंने अगर आपको पेमेंट करी तो आपको इंस्टेंटली मिल गई तो ट्रस्ट है. मैंने आपको पेमेंट करी, आपको 5 सेकंड के बाद SMS मिला तो कम ट्रस्ट है. और अगर आपको किसी को फ़ोन करना पड़ गया, भाई मैंने पेमेंट की थी, इसको मिली नहीं, तो कोई ट्रस्ट नहीं है, राइट. सो फिनटेक में तो ट्रस्ट जो है वो ही आपका ब्रांड बनाता है. सो वेदर यू लुक एट भारत पे और द 12% क्लब प्रोडक्ट दैट आई बिल्ट और अ पोस्ट पे प्रोडक्ट दैट आई बिल्ट, इट्स बेसिकली बिल्ट ऑन डिलीवरिंग कंसिस्टेंटली व्हाट यू हैव प्रॉमिस्ड एंड मेकिंग योर प्रॉमिस दैट मच सिंपल. भारत पे में हम क्या बोल रहे हैं, आप हमारा QR लगा लो. QR तो बहुत सारे हैं, बट हमारे QR पे आपको लोन मिलेगा. तो दुकानदार सोचता है ठीक है यार, मेरे को पेटीएम के QR से लूँ या फोन पे के लूँ या भारत पे के लूँ, इसमें मेरे को एक एडिशनल चीज़ मिल रही है कि लोन मिल रहा है. या फिर हमने बोला कि आप हमारे साथ रात को पैसा रखोगे तो आपको 12% ब्याज मिलेगा. तो उसको लगा ठीक है, मेरे को बैंक वाला तो 4% देता है, तो 12% दे रहा है. तो ये 2 चीज़ें प्रॉमिस करी, और जो बेसिक है कि पेमेंट तो आएगी, उसको हमने एक गिवन बना दिया कंसिस्टेंट सर्विस से. तो तब ब्रांड बन गया. 12% क्लब में हमने क्या करा, हमने सिंपल बोला, बहुत ही सिंपल फिलॉसफी थी एंड फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, कि आप बैंक के पास जाते हो, आप अपना पैसा रखते हो तो बैंक बोलता 4% दूंगा, और उससे लोन लेते हो तो मिनिमम आपको 8% लेगा या 12% लेगा.
तो आपको पता है यार बैंक वाला तो पैसा बनाता ही है, क्योंकि मेरा पैसा 4% तो पैसे का मिलेगा, है, हाँ। मेरे को 4 देता है, आगे 12 मेरे को ही वापस देने पे 12 मांगता है, तो ये तो बीच में 8% कमा रहा है। राइट, हमने क्या प्रोडक्ट बनाया, हमने बोला आप 12% क्लब ज्वाइन करो, आप चाहे पैसे दो या लो, 12% रेट है। तो लोगों को लगा यार ये तो बहुत ही कमाल है, ये तो पैसा कमा नहीं रहा बीच में, ठीक है, या एटलीस्ट मेरे पे नहीं कमा रहा स्प्रेड, ठीक है। बट हमने पैसा कैसे कमाया कि उसमें कि दुनिया वर्ल्ड बोलता है कि बैंक में एसेट लायबिलिटी मैच होनी चाहिए। मैंने बोला नहीं, एसेट कम करो, लायबिलिटी ज़्यादा कर दो, तो ज़्यादा लोग पैसे लगा रहे हैं और वो हम दुकानदारों को दे रहे हैं आगे, जहाँ पे हम 48% कमा रहे हैं, ठीक है। तो हमने वैसे करके, बट जो यूजर है 12% का, उसके लिए सिंपल है। तो बस मैंने अगर यहाँ पे अपना इस ऐप को डाउनलोड कर लिया, मेरे को जिस दिन 1 लाख रुपए चाहिए, 12% के हिसाब से डेली इंटरेस्ट के हिसाब से आ जाएंगे, अगले महीने में एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए रख लूंगा, तो मेरा जो पिछला इंटरेस्ट लगा था पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा यहीं पे। इंटरेस्टिंग। पोस्ट पे भी हमने क्या किया, हमने बोला भाई क्रेडिट कार्ड सबके पास होता है, क्रेडिट कार्ड की मशीन हर जगह नहीं होती, ठीक है। दूसरी बात, तुम मेरे को बोल रहे हो फोन खरीद लो तो मैं आपको EMI बना दूंगा, यार मैं फोन तो 6 महीने में एक बार ही खरीदता हूँ, मेरा तो पेट्रोल का खर्चा है, मेरा हर रोज के खाने का खर्चा है, उनको भी मेरे को EMI में बनाना है, तो वो कोई नहीं ऑफर कर रहा है। तो हमने उसमें क्या प्रोपोजिशन बनाई कि बस दे देना आराम से, पहले तो सिंपल बात करो, मतलब जो लोगों को समझ आती है ना, 4 शब्द से ज्यादा बोलना पड़ेगा ना अपना प्रोडक्ट को समझाने के लिए, तो प्रोडक्ट ही नहीं है। सही है कि बस पोस्ट पे नाम बोलना चाहिए, 12% क्लब, ये क्लियर है कि 12% मिलेगा। क्लब में क्या होता है, कोई मार्कअप नहीं होता, एट कॉस्ट चीजें मिलती हैं, तो नेम शुड टेल यू कि इसमें क्या होने वाला है। पोस्ट पे मतलब अभी नहीं करना, बाद में पे करना, ठीक है, दे देना आराम से, हमारी टैगलाइन है। उसमें हमने क्या बोला, यार देखो हिंदुस्तान में तुम कहीं पे भी जब आप QR देखते हैं, हम नहीं लगाए हैं, भारत पे हमारा काम ही था QR लगाना, बट QR पे अगर आपको पेमेंट करनी है UPI से, तो आप अपने बैंक से पैसा भेज रहे हो, हमने बोला क्रेडिट कार्ड बना देते हैं इसको, तो आपको भारत पे का QR कहीं पे दिख रहा है, आपने पोस्ट पे से पेमेंट करी, तो आपके बैंक से पैसे नहीं गए, क्रेडिट से पैसे गए, ठीक है। साथ में हमने आपको एक क्रेडिट कार्ड भी पकड़ा दिया कि ठीक है भाई, आपने ऑनलाइन खरीदना है या ऑफलाइन कोई फ्लैशी जगह है तो आपके पास कार्ड भी है। हमने ये भी बना दिया कि आपको अपने बैंक में पैसे लेके जाने हैं, भाई दोस्त को देने हैं, ठीक है, या मेरे को अपने स्प्लिट वाइज से सेटल करना है, बैंक में ले जाओ, 2% हमको दे दो, ले जाओ। मंथ के एंड में बिल आता है, बिल में भी पेमेंट में ऑप्शन बना दी कि भाई मंथ के एंड में जो बिल आ रहा है उसको फुल पे करना है या उसको EMI पे ब्रेक करके पे करना है, आप डिसाइड करो। तो प्रोपोजिशन सिंपल, एग्जीक्यूशन इमैक्युलेट, एंड योर ब्रांड विल गेट बिल्ड। एटलीस्ट ये मेरा बिलीफ है विद माई बिजनेस विच इज फिनटेक। ओके, एंड कई बार मेरे को भी ये लगता है कि मेरे पास क्या जादू है, कि बट कोई जादू नहीं है, राइट, इट्स बीइंग ऑनेस्ट कि मार्केट को क्या चाहिए और तुम क्या दे सकते हो। अगर वो दोनों मैच्ड हैं और तुमने अपने आप को थोड़ा सिंपलीफाई करके रखा हुआ है, तो ब्रांड बन जाता है, राइट। मतलब मैं आपको पोस्ट पे बताऊं, हम महीने की 300 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन करते हैं, 3 महीने भी नहीं हुए ब्रांड को लॉन्च करे, राइट। कुछ 2.5 मिलियन डाउनलोड्स हैं, वाओ, राइट। 12% क्लब में हमने कुल मिला के 1500 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पैसे इन्वेस्ट करा चुके हैं। तो मेरे को लगता है कि अगर सिंपल प्रोपोजिशन है और एक ट्रस्ट है ब्रांड पे, तो स्केल इंडिया में बहुत है। एंड मेरे को ये फिनटेक का बिजनेस क्यों पसंद आता है, एंड अगेन कमिंग टू पॉइंट, UPI और इन सब नेटवर्क की वजह से कॉस्ट ऑफ डिलीवरी 0 है। तो जहाँ पे भी कॉस्ट ऑफ डिलीवरी 0 है, वो डिजिटल है, मेरे को बंदा नहीं भेजना, मस्त बिजनेस है, शाही बिजनेस है। हाँ, बिकॉज इट मेक्स सेंस, क्योंकि सबसे ज़्यादा अनऑर्गेनाइज मार्केट को ऑर्गेनाइज करने में पैसा बनता है, और इंडिया में लेंडिंग का बिजनेस बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज है, एंड दैट इज व्हाट यू ट्राइंग टू ऑर्गेनाइज, राइट। एंड देयर जो इतने फिजिकल बैरियर्स थे जो एक लेंडिंग बिजनेस के लिए चाहिए होते हैं, दैट यू आर रिड्यूसिंग वन बाय वन। ओके, तो प्रोडक्ट जब निकालते हो, निकालने के पहले आई वांट टू टेक वन स्टेप बैक कि थोड़ा ऑडियंस के लिए अपन ईजी बना देते हैं, ठीक है, और एकदम सोर्स की बात करते हैं कि जब आपने स्टार्ट किया तब अब ये डे 1 पे तो आता नहीं कि यार मैं ऐसा कुछ QR बना लूंगा, मैं कुछ कर लूंगा, तो ये सीखा कहाँ से, कैसे सीखा? What's your when you started, what was the first major role? Like, were you the tech developer? What were you doing? So my major role when we started, I had a tech co-founder. Okay. उसने फिगर आउट कर लिया था कि QR बनेगा कैसे, ठीक है। My job was to say कि इसको हम मार्केट में मास पे कैसे लेके जाएंगे,
Scale. और पहले साल में ही लाखों मर्चेंट्स को कैसे एक्वायर करेंगे। तो हमने पहले क्या होता था, आप दुकान पे जाते थे, उसके डॉक्यूमेंट्स मांगते थे, KYC करते थे, फिर उसको 15 दिन बाद QR बना के दे के आते थे। आई सेड भाई ये नहीं चलने वाला, प्री प्रिंटेड QR की किट्स बनाओ, सेल्स का बंदा QR की किट लेके जाएगा, कोई KYC नहीं करना वहां पे दुकानदार का, उसका बैंक अकाउंट लिंक करो और QR से लिंक करो और वहीं पे उसको पहली ट्रांजैक्शन करके आओ, तब ये स्केल होएगा। दैट वाज माय रोल, सेइंग कि इसको मार्केट कैसे लेके जाना है, दुकानदार को क्या चाहिए भाई, ये सोचो। तुम उसको जाके वही कागज मांग रहे हो तो बैंक वाला भी मांग रहा है, अगर वो फिर वही बोलेगा कि भाई इतने कागजी कार्रवाई करनी है, मेरे को नहीं करनी। 15 दिन लगाना है, दिमाग लगाना है। तो एंड जब मैंने ये प्री प्रिंटेड किट्स निकाली ना, दैट चेंज द मार्केट। पहले 6 महीने में ही हमने इतने QR डाल दिए थे कि फोन पे पेटीएम हिल गए थे कि भाई कौन है, कर क्या रहे हैं। So that was your first strategy कि सबसे पहले that was your goal. अब ये ठीक है, तो ये आपने कंज्यूमर्स फिर क्या हुआ कि आपने किया 6 महीने तक, आपको एक हेडरूम बन गया। बाकी लोग डिसमिसिव हैं, अभी भी ट्राई कर रहे हैं दुकानदार से 2% लेने का, हम तो बोल रहे हैं 0%, दुकानदार बोल रहा है भाई 0% वाला यूज करूंगा, सेम प्रोडक्ट है। हाँ ठीक है। उसके बाद बाकी लोगों ने भी कॉपी करना शुरू कर दिया, बिकॉज अब सबको मार्केट अपनी बचानी है। तो हमने बोला सिर्फ इस पे तो नहीं चल सकता, फिर हमने लोन शुरू करा। हमने बोला ठीक है, आप आज की डेट में उसका QR भी 0% पे, मेरा भी 0% पे है, बट मेरा लोन देता है। फिर लोन वाला जो था, सबको लोन नहीं चाहिए, ठीक है, और लोन मेरे को भी सबको नहीं देना, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि वो वापस करेगा नहीं करेगा, मेरे को भी रिस्क असेसमेंट करना है। फिर मैंने सोचा यार, अगर पैसे अंदर आ रहे हैं कस्टमर से और दुकानदार को 100 रुपए की जगह 101 रुपए मिले, तो उसको लगेगा भाई इनका QR यूज करूंगा। फिर हमने वो प्रोडक्ट बनाया कि आप कस्टमर से तो पैसे ले रहे हो, आप हमारे साथ ओवरनाइट रखो, उसको हम P2P इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, तो आपको 12% इंटरेस्ट मिलेगा। उससे मार्केट को लगा यार ये तो सबके लिए प्रोडक्ट है, बिकॉज उसमें दुकानदार को रिस्क लेना है, हमको दुकानदार पे रिस्क नहीं लेना, तो वो यूनिवर्सल प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो ऐसे कर करके एक करके, मतलब आपको पता है कि यार मेरे पीछे भाई 2 गोरिल्ला भाग रहे हैं, ठीक है, और मैं तो छोटा जानवर हूँ, तो आप कभी इधर जाओगे कभी उधर जाओगे, राइट, कि मैं कैसे अपने आप को इवॉल्व करूं कि मैं भी रेस में आगे इनसे तेज भागता रहूं। तो मैं तो इतना पैरानॉइड फाउंडर हूं ना, मतलब मेरे को ये लगता है कि मैं कुछ भी प्रोडक्ट निकालूंगा ना, कोई आगे कॉपी कर लेगा, मेरे को बहुत पैरानॉइड है। ठीक है, तो मेरे को तो हर 6 महीने में एक नया प्रोडक्ट उतारना है मार्केट में, ताकि मेरी डिफरेंशिएशन बनी रहे। एंड इंडियन मार्केट है कॉम्पिटिटिव यार। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला था कि कैसे स्टार्ट ऐसे कैसे करके, क्योंकि हर कोई कॉपी कर लेता है, तो आप आगे कैसे रहते हो, कैसे चेंज करते हो। बट दैट यू आंसर्ड कि हर 6 महीने में ऐसा कुछ नया मारते जाओ मार्केट में कि भले वो सक्सेस हो या फ्लॉप हो, तुम्हारा डिफरेंशिएशन तो बनता ही रहेगा, तब तक कुछ दिमाग हो, आगे धीरे धीरे तुम और सक्सेसेस बन सकते हो। एंड मेरे लिए बहुत ही नेचुरल सी चीज़ है जी। देखो आप देखो, जब आपने QR लगा दिया, ठीक है, आज तक कोई हमारा 12% वाला प्रोडक्ट कॉपी नहीं कर पाया भाई, ठीक है। हाँ। तो ठीक है, आपको एक डिफरेंशिएशन मिल जाएगा जहाँ पे आप खेल रहे हो, बाकी लोग नहीं खेल रहे। फिर जब पोस्ट पे का आइडिया आया, राइट, पोस्ट पे का आइडिया भी मेरा इस तरीके से आया कि मेरे दुकानदार को और क्या चाहिए। लोग सोचते हैं कंज्यूमर साइड प्रोडक्ट है, मेरे को ये था कि मैं अपने QR पे और ट्रांजैक्शंस कैसे भेजूं। मेरे को था ठीक है, अगर मैं कस्टमर को क्रेडिट दूंगा तो बोलेगा ठीक है, मैं तेरा QR स्कैन करके उससे पे कर देता हूँ। सो पोस्ट पे जो बना प्रोडक्ट वाज टू हेल्प my shopkeepers earn more, right, और actually extend credit to their customers, and उसमें दुकानदार के कोई पैसे नहीं लगते हैं, तो वो जो 0% MDR था वही 0% MDR है। बट उसको सॉल्व करने के चक्कर में हमने कंज्यूमर के लिए भी एक चीज बढ़िया बना दी, राइट, एंड उसमें भी हमने एक फीचर डाला कि आप अपने बैंक में पैसे ले जाओ। अब सिंपल सी बात है, अगर आप क्रेडिट कार्ड भी देखो, आप कैश विड्रॉल कर सकते हो, उसमें 3.5% लगते हैं, और आपको ATM जाना पड़ता है। क्रेडिट कार्ड के ऐप में एक बटन नहीं होता कि ये बैंक में ले जाए यार, जब अब सब कुछ ही बैंक से हो रहा है, मैं क्यों ATM जाऊंगा। ATM तो मतलब एक लॉस्ट कॉन्सेप्ट है अभी। तो हमने एक बटन बना दिया, ठीक है, टेक मनी टू योर बैंक, जस्ट पे 2%। एज इन कि आप सपोज करो आप पोस्ट पे में हो, आपको 1 लाख रुपए की लिमिट दिखी हुई, आपने 5,000 रुपए का पिज्जा पार्टी कर ली, ठीक है, आपने क्रेडिट, हमारा जो पोस्ट पे का कार्ड है उससे यूज करके Amazon से कुछ मंगा लिया। अब आपका दोस्त बोल रहा है मेरे को 20,000 रुपए दे दे, ठीक है, तो बोल रहे चल, नहीं है मेरे पास भी नहीं है, बट मेरे पास अभी भी क्या कहते हैं 80,000 रुपए की लिमिट पड़ी है पोस्ट पे में, तो आप एक बटन है सेंड मनी का, उससे आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे ले जाते हो, ओके, और 2% दे के फिर आपने आगे जिसको देने जो यूज करना है, हमारे को कोई लेना देना नहीं है। बट वो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था, बिकॉज टेकिंग मनी टू योर बैंक अकाउंट इज अ बिग यूज केस,
only spending at shopkeeper is not the use case. Yeah. Smart, it's very smart. But इसमें my question was initially because I wanted to give people some idea of what do you read, where do you learn from, कि कैसे ये सीखा कि कस्टमर इनसाइड और फंडामेंटल्स आपके बहुत क्लियर है, राइट? तो फंडामेंटल्स क्लियर होने की वजह से एक के बाद चीज़ें यू आर डूइंग इट. बट ये सब कैसे क्लियर हुआ? क्या कुछ पढ़ते हो? लाइक आई यू रीडिंग सम काइंड ऑफ बुक्स? नहीं है. मैं हैव यू रेड, लाइक डू यू रेकमेंड कि यार ये बुक ने मेरा दिमाग चेंज कर दिया, या इज देयर सम मेंटर और इज देयर समबडी यू फॉलो और अदर पीपल और मे बी लाइक इंस्टाग्राम अकाउंट्स और ट्विटर अकाउंट्स और पॉडकास्ट यू लिसन टू? नहीं, मैं मेरे को कोई हीरो वर्शिप में कोई शौक नहीं है. ओके, ठीक है. मेरे को बहुत सारे लोगों की बहुत रिस्पेक्ट है, बट मेरे को ये लगता है कि गेम तुम्हारे और मार्केट के बीच की है. तुमको मार्केट रीड करनी है. ओके, ठीक है. तो मैं बहुत ऑब्जर्वेंट हूँ. ओके, ठीक है. मैं जब बाहर भी जाता हूँ, मैं ऐसी ऐसी चीज़ें नोटिस कर लेता हूँ जो लोग नहीं नोटिस कर रहे होते. बट मेरे को मज़ा आता है एक दुकान पे जाके देखने के लिए कस्टमर और दुकानदार कैसे बिहेव कर रहे हैं आपस में. मैं एक जो आर्ट ऑफ बाइंग है, मैं उसका स्टूडेंट हूँ. ओके, किताब मेरे को नहीं लगता, अगर तुमको बोलेगा ना व्हाट इज द फेवरेट नॉवल, आई विल बी एट अ लॉस. मतलब मेरे को नाम भी नहीं याद होंगे. मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी. ठीक है. मेरे को एक पॉडकास्ट नहीं सुनी होगी आज तक. मेरे को पॉडकास्ट का बटन कैसे होता है वो भी नहीं पता. ठीक है. या कैसा दिखता है या कहाँ पे सुनते हैं मेरे को वो भी नहीं पता. ठीक है. तो मेरे को ये लगता है कि यार मार्केट में टाइम स्पेंड करो. इंडियन मार्केट बहुत यूनिक भी है. जो यूएस में चल रहा है जरूरी नहीं है वो इंडिया में कॉपी हो जाएगा. ठीक है. यूएस की डायनामिक्स अलग है, इंडिया की डायनामिक्स अलग है. बट मार्केट में जितना टाइम स्पेंड करोगे आपको अपने आप मज़ा आ जाएगा कि वहाँ से बहुत नॉइज़ भी आती है, बट अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर है तो नॉइज़ फिल्टर होकर एकदम क्लियर आपको मार्केट में क्या डिमांड है वो भी पता लग जाती है. बट मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता है. मतलब आई एम प्रॉब्ली द मोस्ट वर्स्ट रेड founder you would have come across. But you're very clear and very succinct is the point. Succinct. Sorry, succinct is the word. You're very on point. तो fundamentals, अब बात हो कि fundamentals clear होना चाहिए. जैसे क्या 3 pillars हैं fundamentals, जैसे 3 कौन से pillars हैं कि अगर मैं मार्केट में जाता हूँ as let's say, because so I'll tell you where I'm coming from. पहले ना लोग entrepreneur बनते थे सिचुएशन की वजह से कि सिचुएशन ऐसी आ गई यार, अब कोई ऑप्शन नहीं है, ना कोई धंधा अच्छा मिल रहा है, जॉब मिल रही है, बनना पड़ रहा है. अब लोग एंटरप्रेन्योर बनते हैं बाय चॉइस, बिकॉज अब ग्लैमरस हो गया है. अब लाइक यार शार्क टैंक में जाने को मिलेगा, ये करने को मिलेगा, मैं बहुत गाड़ियाँ चलाऊंगा, ऑल ऑफ दैट. सो व्हेन पीपल बिकम बाय चॉइस दे वांट टू ट्रेन एंड डेवलप और हाउ डू से मोल्ड देमसेल्व्स इन अ वे कि यार मैं ऐसा बन जाऊँ. तो उस टाइम पे लोग कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे होते हैं कि मैं कुछ पढ़ लूँ, किसी के साथ घूम लूँ, किसी के अंडर, ऐसे इंसान के अंडर नौकरी कर लूँ कि यार मुझे सब सिखा दे, राइट? तो इसकी वजह से मैं पूछ रहा हूँ कि जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं हू वांट टू बिकम एंटरप्रेन्योर बाय चॉइस, उनके से क्या 3 या 4 फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए कि भाई ये 3 चीज़ तुमको अपने आप को आंसर करना ही पड़ेगा? मेरे को फंडामेंटली ये क्लियर होना चाहिए कि मार्केट कितनी बड़ी है. छोटी मार्केट के पीछे सर खपाते रहो, कुछ नहीं होने वाला. ठीक है. दूसरा ये क्लियर होना पड़ेगा कि तुम ऐसा क्या कर रहे हो जो दूसरा कोई नहीं कर रहा. ठीक है. और तीसरा ये क्लियर होना पड़ेगा कि इवेंचुअली पैसा कैसे बनेगा. ठीक है. पहले राउंड में कोई डाल देगा, सिकोया डाल देगा, टाइगर डाल देगा, 5वें राउंड तक भी डाल देगा, बट घूम फिर के पैसा तो कस्टमर से बनाना है. तो इवेंचुअल स्टेट में कस्टमर से पैसा कैसे बनेगा, ये 3 चीज़ें तुमको बिल्कुल ही क्लियर चाहिए. अगर इसके बिना कर रहे हो, ठीक है, या तो बाकी 2 चीज़ें ओवर टाइम फिगर आउट कर लो स्मार्टली एंड देन बोल दो जी हाँ जी मेरे को तो हमेशा से पता था यही होना है, राइट? अदरवाइज इट्स ऑलवेज अ स्ट्रगल कि अगर इन तीनों चीज़ों की आपको क्लैरिटी नहीं है तो इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी अ स्ट्रगल. वो मार्केट जैसे ही नीचे बैठेगी ना, वो सेम इन्वेस्टर आप पे पैसा लगाने पे भी नहीं करेगा. जो ये मोस्टली जो ई कॉमर्स बूम में रिसेंटली वी सॉ दैट इन इंडिया, राइट? कि सब बहुत सारे लोग आ गए, पैसे सब पे लगा दिया, ओनली फ्यू फिगर्ड आउट कि भाई पैसे कमाने कैसे हैं, बाकी सब बंद होते गए. एब्सोल्युटली. एंड वो हमेशा ही होगा. मतलब सी कैपिटल मार्केट इज ऑलवेज लाइक अ वेव, राइट? उसका ऊपर जाती है नीचे आती है, राइट? एज एन ऑपरेटर आप में कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि ऊपर और नीचे दोनों मार्केट में कैसे पैसे कमाना है. That's there. And this is your basic fund strategy to invest in startups as well? कि स्टार्टअप्स में सी मैंने शार्क टैंक से पहले कुछ 50-55 कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है. कौन सी मेजर कैटेगरी सबसे ज़्यादा किसमें? फिनटेक में? मेजर मेरा फिनटेक होगा. आई थिंक 40 to 45% फिनटेक की इन्वेस्टमेंट्स होंगी. बट देन आई हैव आल्सो स्टार्टेड इन्वेस्टिंग अ लॉट इन, एज आई टोल्ड यू ना, जहाँ कॉस्ट ऑफ डिलीवरी नहीं है ना, मेरे को वो चाहिए. कौन सी ऐसी और कैटेगरीज हैं? मतलब जैसे
सर्विसेज हो गई जो डिजिटल सर्विसेज है, ठीक है, उसमें मेरे को कंफर्ट है, राइट। फिजिकल वाले में भी कुछ अच्छी है, जैसे एक पार्क प्लस करके अमित लखोटिया की पार्क प्लस, व्हाट दे आर डूइंग इज कि वो हर जगह अपने पार्किंग बैरियर्स लगा रहे हैं एंड आपका जो फास्टैग है वही गाड़ी का चल जाएगा पार्किंग में एंट्री करने के लिए। तो मेरे को लगता है वो नेचुरल मोनोपोली का बिजनेस है, ठीक है। अभी फिजिकल एलिमेंट बहुत है उसमें, आपको हर मॉल को जाके एक्वायर करना पड़ेगा, बट इवेंचुअली मैं किसी हर बंदे को ये होगा, ठीक है यार मेरा टोल का गेट खुल जाता है तो पार्किंग का गेट भी इसी से खुलना चाहिए। सही है। तो मेरे को तो ऐसे बिजनेस मेरे को अच्छे लगते हैं। मेरे को लगता है यार या तो कोई नेचुरल मोनोपोली बना रहा हो या कॉस्ट ऑफ डिलीवरी लो और फिजिकल डिलीवरी तो हो ही ना, ठीक है। तो वैसे बिजनेस में मेरे को ज़्यादा मजा आता है इन्वेस्ट करने में। दैट्स बाकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फाउंडर में दम चाहिए। एंड फाउंडर में दम कैसे डिसाइड करते हो? क्या ऐसे आइडेंटिफायर्स होते हैं? फाउंडर में दम तो बात करके ही पता लगता है। इट्स लाइक जिसको कुछ करना होता है ना, उसकी आवाज में कन्विक्शन होता है, ठीक है। उसके पास सारे जवाब नहीं भी होते ना, तो जब वो ना भी बोलता है ना यार मेरे पास इस बात का जवाब नहीं है, तो उसमें अपॉलॉजी नहीं होती, उसमें इंट्रोस्पेक्शन होता है कि भाई मेरे पास इसका जवाब नहीं है, मैं बट ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे लिए तो एक फाउंडर की जो एक ऑनेस्टी है कि हाँ ये पता है ये नहीं पता बट मैं फिगर आउट कर लूंगा, और एक जो वो एक पैशन है कि नहीं यार मेरे को तो यही बनाना है, मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कॉन्वर्सेशन से ही आता है, जूम से नहीं आता, ठीक है। मेरे को सामने बैठना पड़ेगा, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज समझनी पड़ेगी कि यार ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा, लॉन्ग हॉल के लिए है कि सिर्फ फैशन है, फाउंडर बनना है इसलिए ये भी फैशन में निकल गया। तो ये सब चीज़ें मेरे को लगती है, बट मेरे लिए तो 1-on-1 कॉन्वर्सेशन ही है मेरे लिए। वो lot of people think they have figured out the science behind it. I at least haven't. Maybe in my mind there is a science going on, but मैं उसको वर्बलाइज नहीं कर सकता। मेरे के लिए 1 घंटा 1.5 घंटा अगर मैं बैठूं किसी के बाद, तो मेरे को अंदर से आवाज आती है हाँ यार लगाना है नहीं लगाना है। जहाँ नहीं लगाना होता वहाँ पे नॉर्मली 10 मिनट के अंदर आवाज आ जाती है। जहाँ लगाना होता है वहाँ कई बार 2 घंटे भी लग जाते हैं। You said something very good, क्योंकि ये मैं जितने फाउंडर से बात करता हूँ ना, उनमें हर किसी में कोई ना कोई एक पॉइंट पे आके वो भी यही बोलते हैं, किसी ना किसी एक चीज़ में, मे बी कोई प्रोडक्ट बनाने के बारे में, कोई मार्केट अंडरस्टैंडिंग के बारे में, कोई इन्वेस्टमेंट करने के बारे में, वो यही बोलते हैं यार कोई ऐसा होता है अंदर से आवाज़ आती है, मुझे नहीं पता वो कैसे होता है, बट देन आई फिगर आउट, एंड मैं जब बैठता हूँ मुझे आ जाता है, आई गेट दैट गट फीलिंग। कई बार तो ऐसा होता है कि तुम खुद सोच रहे होते हो एज अ यूज़र कि यार ये कोई सॉल्व क्यों नहीं कर रहा मार्केट, वो बहुत आसान डिसीजन होता है। जैसे मैंने एक टाइम पे मेरे को बहुत शौक था कि मैं बनाऊँ कि यार मैं इंडिया में बैठा हूँ और मैं व्हाट्सएप बहुत यूज़ करता हूँ, बट मैं फेसबुक का स्टॉक क्यों नहीं खरीद पाता, ठीक है। तो मैं कि जब मैंने भारत पे स्टार्ट किया तभी की बात है कि मेरे को लगा कि एक बार ही करते हैं, एंड लकीली एक फाउंडर ने मेरे को रीच आउट करा एंड वो बोलता है कि सर मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ कि आप इंडिया में बैठ के टेस्ला का स्टॉक कैसे नहीं खरीद सकते। मैंने बोला भाई सुनना ही नहीं आगे, तो पैसे ले ले, बिकॉज वो तुम सोच ही रहे थे, वो सामने से वो सेम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके आ गया, तो देन इट इज़ वेरी वेरी ईजी फॉर यू टू टेक अ कॉल। बट वो रेयरली होता है, राइट, बट वो भी 10 मिनट वाली हाँ की कॉल्स भी होती है समटाइम, बिकॉज देन तो यू ऑलरेडी नो ना, तुमने अपने दिमाग में इतना बना चुके हो ऑलरेडी कि तुम बस वेट ही कर रहे हो कि यार अब फाउंडर तुम बोल रहे हो कि कोई नहीं करेगा ना तो मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लूंगा, और कोई लेके आ जाता है फिर, और लगता है कि बंदा दम है और वही लॉजिक से सोच रहा है जिससे तुम सोच रहे थे, तो देन इट बिकम्स ईजियर, देन इट मेक्स सेंस। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, नाउ लेट्स गो टू द शार्क टैंक पॉइंट, राइट, कि अगर आपने भी बोला कि यार 1 घंटा 2 घंटा बैठना पड़ता है किसी के साथ, अब शार्क टैंक में जल्दी जल्दी होता है। आई मीन ऑब्वियसली हमें तो सिर्फ 15 मिनट दिखाते हैं, पीछे 45 मिनट 1 घंटा बैठते हो, अब उसमें 10 लोग बैठे होते हैं, मतलब 7 शार्क्स 5 शार्क्स एट टाइम, और डिस्ट्रैक्शंस होता है, प्रेशर होता है, सब होता है, तो उसमें कैसे डिसाइड करते हो शार्क टैंक पे व्हाट वाज योर माइंडसेट टू इन्वेस्ट इन बिजनेसेस? वाज इट एनी डिफरेंट कि सेम? आई थिंक फॉर मी इट वाज द सेम, राइट। मेरे को ये था कि जहाँ मेरे को कन्विक्शन होएगी वहाँ मैं लड़ लूँगा, ठीक है, चाहे कम इक्विटी पे डील करनी कर लूँगा, जहाँ कन्विक्शन नहीं है मैं ना कर दूंगा। सो जब आप ये सब शूट्स भी देखते हो ना, 45 मिनट के शूट होते थे, जहाँ मेरे को ना बोलनी होती थी ना, मैं 15 मिनट में बोल के आउट। एक पिच में तो उसने बोलना ही बंद किया, मैंने हाथ रेस करके आउट कर दिया। मैं बोला भाई नहीं, सुनना ही नहीं आगे वो, ठीक है। मेरे लिए तो सेम ही था। हाँ, मज़ा ही आता था कि नॉर्मली जब आपके पास कोई पिच करने आता है तो उसको आपसे पैसे चाहिए, वो गिवन इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पे एक एडेड डायनेमिक ये था कि यार पिच तो कर रहा है, मेरे को समझ भी आ रहा है, मेरे को पैसे भी डालने हैं, बट ये मेरे से लेगा ही नहीं लेगा, बिकॉज
दूसरा बंदा भी ऑफर देगा, तो वो एक एडेड डायनेमिक था जो कि फन था. नॉर्मल पिचेस में वो फन नहीं होता, लगता है ठीक है यार तू मेरे से पैसे मांगने आया था, मैंने हाँ बोल दिया, ना बोल दी, अब तू मेरे से चेक ले जाएगा, राइट. बट ये नहीं है ना कि यार अमन बोल रहा है नहीं मैं आपको भी पिच मार रहा हूँ, अमन को भी मार रहा हूँ, अगर अमन ने हाँ बोल दी तो आपको ना बोल दूंगा, अगर आपको हाँ बोल दी उसको ना बोल दूंगा. तो वो एक कॉम्पिटिटिवनेस बिटवीन द शार्क्स है ना, दैट इज द एडेड एलिमेंट हियर, दैट इज जो कि नॉर्मल लाइफ में होता नहीं है वैसे. तो when we were talking you said कि इससे पहले ना Shark Tanks you have been watching, right? Like have you seen any episode before this? No. मैंने फिर ये हुआ कैसे? Like how did they reach out? मैंने फ्लीटिंगली मतलब किसी के घर पे चल रहा है, मैं कहीं गया हूँ, तो मैंने आधा घंटा देख लिया होगा. पर कभी प्रॉपर्ली Shark Tank देखा ही नहीं. मैंने